वर्ल्ड में दो मेजर सिस्टम होते हैं, एक को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं एंड दूसरे को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। एक सिस्टम में पावर डिवाइडेड होती है और दूसरे में पावर कनेक्टेड होता है। इंडिया ने कौन सा चूज किया और क्यों, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिकोड इन दिस वीडियो। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू पार्ट 70 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम का चैप्टर, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर ये हमारा पार्ट 1 होने जा रहा है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कवर अप किए गए हैं। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रन होता है बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड एट स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल दोनों जगहों पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाता है इंडिया में। ठीक है, एंड सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से आर्टिकल से हमें देखने को मिल जाता है। आर्टिकल नंबर 74 एंड आर्टिकल नंबर 75 जो है वो हमें बताते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स क्या है इनको भी हम देखेंगे डिटेल में इस वीडियो में। ठीक है, उसी प्रकार से स्टेट में आर्टिकल नंबर 163, आर्टिकल नंबर 164 जो है वो डिफाइन करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। ठीक है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, दूसरे को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली बेस्ड है ऑन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल जाता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम देखते हैं कि कोई ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होती है। अब हम डिटेल में पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना शुरू करेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम वी शुड हैव दिस आइडिया दैट व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ये सर्वोच्च कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है इंडिया के अंदर। ठीक है, एंड जो पार्लियामेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है जनता को, क्योंकि जनता के द्वारा जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और वो लोग जो है लॉ बनाते हैं, डिस्कस करते हैं नेशनल इश्यूज को एंड गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। जो पार्लियामेंट है वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है जो गवर्न करता है कंट्री को ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। इंडिया में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के तहत दो हाउसेस हैं, एक को हम लोकसभा कहते हैं लोअर हाउस और एक को हम राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस। और ये दोनों जो सदन हैं ये दोनों मिलके कानून बनाते हैं देश के लिए। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू इट फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव अलग नहीं होता है बल्कि पार्लियामेंट से ही वो निकल के आता है। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। तो मंत्री जो है वो कहाँ के मेंबर होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ही वो मंत्री बन सकता है, और इसलिए हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारा अलग अलग नहीं है, वो हमारा ओवरलैप होता है। ठीक है, साथ ही ये एग्जीक्यूटिव अपने सभी डिसीजंस, पॉलिसीज और एक्शंस के लिए पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है यानी जवाबदेह है। अगर पार्लियामेंट उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको हटा भी सकती है। कौन हटा सकती है? जो पार्लियामेंट है वो सरकार को हटा सकती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का हिस्सा होता है और उसके प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज ये ब्रिटेन के अंदर डेवलप हुआ था। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये डेवलप हुआ है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ कहाँ पे हमें प्रिवेलेंट रूप में देखने को मिल जाते हैं? तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया, इन सब जगहों पे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है।
कैबिनेट सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास एक्चुअल पावर होता है। कैबिनेट जो है वो न्यूक्लियस ऑफ पावर है किसी भी सरकार का। यानी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैबिनेट सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी रियल डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो कैबिनेट के पास होती है, ना कि पूरे पार्लियामेंट के पास होती है। कैबिनेट एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर एंड इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और ये वही लोग हैं जो मेजर डिसीजंस लेते हैं सरकार की तरफ से फॉर पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर जिस देश के कैबिनेट की बात होगी उस देश के लिए जो कैबिनेट है यानी प्राइम मिनिस्टर एंड जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं उस देश के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स हैं उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाता है कि आपने ये पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया, और जो मिनिस्टर है उसको जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव किया जा सकता है सरकार के अगेंस्ट, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से गिर जाती है। सो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है बिकॉज एग्जीक्यूटिव दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं। हर पॉलिसी हर डिसीजन के लिए मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में आंसर देना पड़ता है। जैसे जब क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, या आपने ये चीज़ जो है वो क्यों नहीं किया, आपने ये डिसीजन लिया है उसके पीछे मेन कारण क्या है। ये सारे सवाल जब पूछे जाएंगे मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा तो मिनिस्टर को जवाब देना होता है, चाहे वो लिखित रूप में जवाब दे चाहे वो मौखिक रूप में जवाब दे। ठीक है, जिस टाइप से क्वेश्चन का आंसर जो है डिमांड किया जाता है उसी हिसाब से आंसर जो है दिया जाता है, या तो वो रिटन फॉर्म में दिया जाएगा या तो वो अनरिटन फॉर्म में दिया जाएगा। अगर लोकसभा में मेजोरिटी सपोर्ट खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन भी करना पड़ता है, जैसा कि हम देखते हैं कि 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के साथ हुआ था। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वहां पे एक वोट से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पास हो गया था, और उस एक वोट की वजह से जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की वो गिर चुकी थी। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि पावर कैबिनेट के पास होता है लेकिन कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होता है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स रोल। प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो समय के साथ कैसे बदला है उसको अब हम समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनली जो आइडिया था प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट था, उनका जो रोल था, उसके लिए कहा जाता था, लैटिन जो फ्रेज है उसके हिसाब से प्राइमस इंटर पेरिस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सा लैटिन फ्रेज यूज किया जाता था? प्राइमस इंटर पेरिस। प्राइमस इंटर पेरिस का मतलब क्या हो जाता है? तो प्राइमस इंटर पेरिस का मतलब हो जाता है फर्स्ट एमंग इक्वल्स, मतलब समान लोगों में पहला। जो इक्वल लोग हैं उसके अंदर पहला पर्सन प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये चीज क्यों कहा जाता था? बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द कैबिनेट हुआ करते हैं एंड वो सुपीरियर नहीं है इन रिस्पेक्ट टू लीगल स्टेटस विद अदर मिनिस्टर्स। यानी अदर जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनके बराबर ही लीगल स्टेटस है प्राइम मिनिस्टर का, इसीलिए प्राइमस इंटर पेरिस जो है वो कहा जाता था। बट समय के साथ ये चीज जो है वो चेंज हुई है, उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कैबिनेट नेचर की हम बात करें तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होल्ड करते हैं एंड वो पार्टिसिपेट करते हैं इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो एज ए कोऑर्डिनेटर था, नॉट एज ए डिक्टेटर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या था? एज ए कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर के रूप में वो काम करते थे, वो डिक्टेटर के रूप में काम नहीं करते थे। इसलिए प्राइमस इंटर पेरिस जो है वो फ्रेज यूज किया जाता था फॉर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बट प्रैक्टिकल रियलिटी जो है वो समय के साथ बदल चुकी है। अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पावर, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल जो है वो बढ़ चुका है एंड विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर देखें तो हम पाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू, उनसे ज़्यादा पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के पास है।
तो एक्चुअली में ये चेंजेस जो है ये कैसे हुए, क्यों हुए? सो अर्लियर हम देखते हैं कि पहले कैबिनेट जो है वो डिसीजन कलेक्टिवली लेती थी और पीएम जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में थे, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते थे। बट आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एजेंडा कंट्रोल करते हैं, वो पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं कैबिनेट के डिस्कशन पे। एंड कैबिनेट जो है वो आज के टाइम पे एक अप्रूविंग बॉडी के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है कि कलेक्टिव लीडरशिप से बातें जो है वो चेंज होके सेंट्रलाइज लीडरशिप के ऊपर चली गई है। ठीक है। सो न्यू थ्योरी क्या दिया गया है स्कॉलर्स के द्वारा? तो स्कॉलर्स ने कहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अब वो प्योरली कैबिनेट गवर्नमेंट नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट बन चुका है। यानी प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, काफी इन्फ्लुएंशियल हो चुका है। सो अगला सवाल ये आ जाता है कि ये शिफ्ट आखिर हुआ क्यों? तो व्हिप के बारे में अगर आपने सुना है तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्ट्रांग पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता है, जिसके वजह से प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो स्ट्रांग हो जाता है। देन मेजोरिटी गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाती है। मीडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फोकस करता है एंड सेंट्रलाइज इलेक्शन कैंपेन जो है होता है एंड कंट्रोल ओवर कैबिनेट फॉर्मेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वहां पे पावर जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर नहीं बनेगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो जो है वो दिया जाएगा। ये फाइनल सिग्नेचर जो है वो किसके द्वारा, अप्रूवल जो है किसके द्वारा किया जाता है? सो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर जब रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को तो ही उस पर्टिकुलर पर्सन को मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो दिया जाता है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर देते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। जो कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं, जितने भी लोग मिनिस्ट्री का पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, उन सारे लोगों का पोस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है वो काफी बढ़ चुका है, पावर जो है वो कंसंट्रेट हो चुका है। So now we will be talking about features of parliamentary government. Parliamentary government के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको हम अब देखना शुरू कर रहे हैं। सो पहला, नॉमिनल वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव। जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव हेड हैं। ठीक है, एक है नॉमिनल हेड और एक है रियल हेड। तो आपको याद रखना होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां भी होता है वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो डी ज्यूरे है, यानी वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डी फैक्टो यानी वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो आपको ये दोनों बातें जो हैं वो याद रखनी होगी विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ओके, आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 74 जो है प्रोवाइड्स फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। सो आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट अकेले निर्णय नहीं लेंगे, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सलाह देती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसका मतलब क्या हो गया कि रियल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? तो रियल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। ये हमें आर्टिकल नंबर 74 से देखने को मिल जाता है। आर्टिकल नंबर 74 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो एडवाइस टेंडर करते हैं प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जो सलाह दे दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, तो वो सलाह जो है वो प्रेसिडेंट को माननी ही होगी। 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इस बात से रिलेटेड है। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे वो जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो लाया गया था उसके द्वारा ये कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा जा सकता है। यानी प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि नहीं, ये जो एडवाइस दिया गया है इसके ऊपर
पुनः विचार विमर्श होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि नहीं, आप इस चीज को एक बार और देख लीजिए। बट अगर सेम एडवाइस जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वापस दिया जाता है, तब सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट जो है उस एडवाइस को बिल्कुल भी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं बोल सकते हैं। ये 100% बाइंडिंग हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर। देन मेजोरिटी पार्टी रूल जो है वो हमें देखने को मिल जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। जो पार्टी मेजोरिटी में होती है लोकसभा में, वो सरकार बनाती है, और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसका जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है। देन अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाता है प्राइम मिनिस्टर का बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड जो मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। बट मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट तब होता है जब प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मिनिस्ट्री संभालेगा, तब प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्ट्री एलोकेट करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है। अगर कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है लोकसभा के इलेक्शन में, तब हमें कोलिएशन गवर्नमेंट देखने को मिल जाता है। यानी दो या दो से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिल के और सरकार बनाने का दावा ठोकती हैं, और जब वो दावा जो है वो प्रूव कर देती हैं तो उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। देन हमें देखने को मिलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोर प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। आर्टिकल नंबर 75 जो है वो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के प्रति। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से किसी के द्वारा भी कोई अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ अगर मिसहैपनिंग होती है और उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास किया जाता है, तो सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है। जो मिनिस्टर्स हैं वो एक टीम के रूप में काम करते हैं। टीम अगर जीती तो सब लोग जीते, टीम अगर हारी तो सब लोग हारे। वहां पे सिर्फ कैप्टन हारा या कैप्टन जीता की बात नहीं होती है, जैसा कि हम क्रिकेट मैच में देखते हैं। ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर। यानी वो एक साथ या तो तैरते हैं या तो वो एक साथ डूबते हैं, क्योंकि अगर रिजाइन करना पड़ेगा तो सभी को रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो सभी लोग जो हैं वो रूल करेंगे। और एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि लोकसभा जो है वो गवर्नमेंट को रिमूव भी कर देती है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर। देन पॉलिटिकल होमोजेनिटी जो है वो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिल जाता है। मिनिस्टर्स जो है वो यूजुअली सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, इसलिए वो सेम आइडियोलॉजी को होल्ड करते हैं। बट जब कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है तो दोनों या दो से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टीज मिल के सरकार बनाती हैं, तो वो अपनी बातें जो हैं आपस में डिस्कस कर लेती हैं, कॉन्सेंसस जो है वो बना लेती हैं, उसके बाद ही उसी आइडियोलॉजी पे वो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो वहां पे हमें डबल मेंबरशिप देखने को मिल जाता है, क्योंकि मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही होगा। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? तो जी हाँ, बन सकता है, बट सिर्फ 6 महीने के लिए वो मिनिस्टर बन सकता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप जो हैं अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बट आपको मिनिस्टर जो है बना दिया जाता है। नायक मूवी याद कीजिए, वहां पे सीधा ऑफर जो है दिया जाता था कि तुम्हें अगर लगता है कि ये सारी चीजें इतनी आसान है और तुम मैनेज कर सकते हो तो तुम मैनेज करो। तो वैसे कंडीशन में आपको अगर वो ऑफर दिया गया तो आप अगर कहते हैं कि हाँ, मैं ये पोस्ट जो है वो स्वीकार करता हूं, तो आपको मिनिस्टर जो है वो बना दिया जाएगा। बट अगले 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का मेंबरशिप जो है वो लेना होगा। और यूजुअली हम देखते हैं कि राज्यसभा में सीट जो है वो दिला दी जाती है उस पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा जिस पार्टी को वो पर्सन जो है बिलोंग करता है। ठीक है। या जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपने अंडर में, अपनी छत्र छाया में लिया है। अगर 6 महीने के अंदर वो पर्सन जो मिनिस्टर बनाया गया है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता है तो वो मिनिस्टर का पोस्ट भी खो देगा। ये बात आपको याद रखनी है। देन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पीएम जो है वो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर होते हैं, वो पार्लियामेंट के लीडर हैं यानी लीडर ऑफ हाउस होते हैं, और वो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वो सेंट्रल फिगर है इस पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। बट अगर ये आपसे सवाल पूछा गया कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट लीडर ऑफ हाउस होंगे इन एवरी सिचुएशन, तो जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ऑटोमेटिकली द लीडर ऑफ द हाउस बाय डिफॉल्ट इन एवरी केस। जैसा कि हम मनमोहन सिंह का अगर केस देखें तो मनमोहन सिंह जो है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, और जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, तो वो लीडर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा नहीं हो सकते थे। तो उस समय क्या किया गया था, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा के मेंबर थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी से एक पर्सन को कहा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये लोकसभा में हमारा लीडर ऑफ हाउस होगा। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का मेंबर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर जो है किसी को नॉमिनेट करेगा, किसी अदर मिनिस्टर को जो कि मेंबर होगा लोकसभा का, और वो जो मेंबर है वो लीडर ऑफ हाउस का रोल प्ले करेगा लोकसभा के अंदर। तो आपको याद रखना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस होंगे, लोकसभा के वो नहीं हो सकते हैं। लोकसभा के लीडर ऑफ हाउस जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तभी बन सकते हैं जब वो लोकसभा का सीट जीत के आए हों। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। ये एडवाइस जो है प्राइम मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दिया जाता है, और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करवा सकता है। तो कैसे, तो बाय गिविंग रिटन रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट कि हाँ आप लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कीजिए, उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व करते हैं लोअर हाउस को, लोकसभा को। राज्यसभा डिसॉल्व होता है क्या, जी नहीं, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, तो डिसॉल्व होने वाली हाउस कौन सी है, सिर्फ लोकसभा। देन सिक्रेसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो मिनिस्टर्स जो है वो कसम खाते हैं सिक्रेसी का, यानी गोपनीयता की शपथ जो है वो मिनिस्टर्स के द्वारा खाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खाई जाती है, ताकि जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजंस हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको आम लोगों के सामने या फिर दुश्मन देश के साथ या किसी और के साथ जो रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के गवर्नेंस के साथ, उनके साथ वो साझा न करें। बिकॉज ये चीज़ें अगर वो किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, पॉलिसीज, डिसीजंस, प्रोसीडिंग, तो हो सकता है कि देश की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर बैड इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। इसलिए ओथ ऑफ सीक्रेसी जो है वो सभी मंत्रियों को खिलाई जाती है। देन अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। सो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके एग्जीक्यूटिव को हटाया नहीं जा सकता है, और इसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, यह आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, और उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, फिक्स्ड साल रहते हैं कि हाँ अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया है तो वो 4 साल के लिए रहेगा, या कुछ कुछ कंट्रीज में वो 6 साल का है, या कुछ जो कंट्रीज हैं वहाँ पे 5 साल का है। तो एक बार एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना पोस्ट होल्ड कर लेता है तो उनका फिक्स टेन्योर है, उसको लेजिस्लेचर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के हटा नहीं सकती है। तो और क्या क्या नाम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से कंट्रीज में हमें ये चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है जो प्रिवेलेंट है, तो यूएसए, रशिया, देन ब्राज़ील, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज में हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, और भी कंट्रीज है जहाँ पे ये चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है, बट ये मेन एग्जांपल्स के रूप में हम लेके चलते हैं। ठीक है, फीचर्स अगर हम देखें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का तो हम देखते हैं कि सिंगल एग्जीक्यूटिव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, साथ ही साथ वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और आपको साइड बाय साइड इसको कंपेयर करते हुए चलना है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के साथ। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमने क्या देखा कि एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का भी हेड है और वो गवर्नमेंट का भी हेड है।
ओके, देन नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट के हाथों में ही सारा पावर जो है वो रहता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंडर में प्रेसिडेंट के हाथों में ही रहते हैं। देन फिक्स टेन्योर होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर। फिक्स टर्म जो है वो 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, या फिर 6 साल का भी हो सकता है। कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको लिटरल मीनिंग 4 ईयर्स नहीं लेके चलना है। यहाँ पे 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, कुछ भी साल जो है हो सकता है, ठीक। एंड जो एग्जीक्यूटिव है वो डिपेंड नहीं करता है ऑन कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार जो है वो नहीं गिरा सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो इस वजह से इंश्योर होके रहती है। एंड जो प्रेसिडेंट है उनको सिर्फ रिमूव किया जा सकता है बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी टफ रखा गया है। इसलिए हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी जो है टर्म का, कुछ साल का, वो मिल जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करता है एग्जीक्यूटिव को हटाने में। देन सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो बेस्ड है ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं और यहाँ पे ओवरलैपिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। बट जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में हमें ओवरलैपिंग देखने को मिल जाता है। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करता है। देन नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो प्रेसिडेंट हैं एंड उनके जो सेक्रेटरीज हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एंड उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है मेजोरिटी की। एग्जीक्यूटिव जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर। कोई भी डिजोल्यूशन जो है लोअर हाउस का हमें देखने को नहीं मिलता है। प्रेसिडेंट जो है वो डिजोल्व नहीं करा सकते हैं लोअर हाउस को, एंड लेजिस्लेचर जो है उसका फिक्स टेन्योर होता है, उसी के हिसाब से लेजिस्लेचर जो है वो काम करता रहता है। देन जो कैबिनेट सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, उसका नेचर जो है वो एडवाइजरी है। प्रेसिडेंट जो है वो वर्क करते हैं विद कैबिनेट, एंड ये जो कैबिनेट है ये बस एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है, और इस कैबिनेट को किचन कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। और जो मेंबर होते हैं कैबिनेट के, जरूरी नहीं कि वो लेजिस्लेचर के भी मेंबर हो। एंड जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्रेसिडेंट, ये आपको बात याद रखनी है। एंड दे डू नॉट हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, ये हमें डिफरेंस याद रखना होगा विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होके आप अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।